हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डेफिनेटली आज का सेशन भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट या सुपर टेट की, और अगर आपने वहाँ संस्कृत विषय को सिलेक्ट किया है, क्योंकि सुपर टेट में तो आप किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, सभी को वहाँ संस्कृत का जो पोर्शन है वो सॉल्व करना है। बाकी अगर आप यूपी टेट या किसी भी अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये संस्कृत की क्लासेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। संस्कृत विषय की जो क्लासेस हैं हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले मैं पूरा माहेश्वर सूत्र के जो भी आपके एग्जाम पॉइंट के साथ जितने भी आपके की पॉइंट्स हैं उन सारे बातों को हम लोग कर चुके हैं। बाकी उसके बाद हम लोगों ने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है वर्ण विचार। हम लोग उस पर भी अपना एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ण विचार, और वर्ण विचार का ये पार्ट 2 है। ठीक है, वर्ण विचार। वर्ण विचार में ये आज आपका पार्ट 2 हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे। लास्ट टाइम जो मैंने छोड़ा था वो मैंने आपको ये बता के छोड़ा था कि जो वर्ण है, वर्ण के क्या हो गए थे, 2 भेद किए गए। एक को कहा गया, एक भेद को कहा गया स्वर और दूसरे को कहा गया व्यंजन। ठीक है, तो आज जो भी हम चर्चा करने वाले हैं वो आप लोग देख पा रहे होंगे हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। हम केवल और केवल स्वर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, स्वर के कितने कितने भेद हैं, क्या क्या वर्गीकरण है, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपसे करने वाली हूँ। ठीक है, सारी चर्चा हम लोग स्वर पे करने वाले हैं। स्वर क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। स्वर, संस्कृत में स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि अच क्या है, एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या होती हैं? प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों के लघु रूप होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने भी सारे स्वर हैं वो किस में आते हैं? अच प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा अच क्या है तो आप जो माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो हैं आप उनको कंटिन्यू कीजिए। डेफिनेटली संस्कृत आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगेगी। ठीक है, तो चलिए अब स्वर को परिभाषित करने के लिए क्या आया? कुछ सूत्र दिए गए। स्वर को परिभाषित करने के लिए कुछ सूत्र दिए गए और उन्हीं सूत्रों से हमें ये पता चलता है कि आखिर स्वर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या सूत्र दिए गए हैं। तो पहला सूत्र यहाँ देखेंगे जो लिखा है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। क्या सूत्र लिखा है? एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि यही सूत्र हैं जो हमें ये बताएंगे कि आखिर स्वर क्या है, स्वर की परिभाषा क्या हुई। ठीक है, तो पहला सूत्र क्या लिखा है? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही समझ लेंगे, स्वयं राजन्ते। जो स्वयं क्या है? जो स्वयं राजा के समान है। अर्थात राजा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे किसी की क्या नहीं होती, सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही स्वर हैं, क्योंकि स्वर को उच्चारित होने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती। इसलिए क्या कहा? इसीलिए स्वरों को राजा के समान कहा है। अर्थात सूत्र हमें क्या बताता है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जो स्वयं क्या है? जो स्वयं उच्चारित होने के लिए सज्ज हैं, जो स्वयं उच्चारण के लिए क्या है, शोभायमान है, वे क्या है? वे स्वर हैं। पहला सूत्र क्लियर है। तो पहला सूत्र क्या था? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। किसे परिभाषित करता है? स्वर को परिभाषित करता है। ठीक है, वही दूसरा सूत्र और देखेंगे जो एक और हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वरयन्ते स्वतः उच्चार्यन्ते या ध्वनि विशेषः इति स्वरः। अर्थात यहाँ में वही बात कही जा रही है, परंतु थोड़ा सा क्या कर दिया, सूत्र में परिवर्तन आ गया। क्या लिखा है जरा देखेंगे, ध्वनि विशेषः इति स्वरः, यानी वे विशेष ध्वनियां ही स्वर हैं। अब कौन सी विशेष ध्वनियां ही स्वर हैं? जो क्या हो सकती हैं? जो स्वतः ही उच्चारित हो सकती हैं। अर्थात क्या, देखो यहाँ पे लिखा है, जो ध्वनि विशेष स्वतः ही उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर कहा जाता है। अर्थात वे विशेष प्रकार की ध्वनियाँ जो स्वयं उच्चारण के लिए सज्ज हैं, स्वयं शोभायमान हैं, जिन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में बात करें कि स्वर क्या है, तो स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें क्या नहीं करना पड़ता, हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखे हैं जो स्वर के डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। कोई भी डेफिनेशन आ जाए तो आपको तुरंत पता चल जाए कि किसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ स्वर के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, जो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है जो निकल कर आती है उन सूत्रों के माध्यम से, वो क्या आती है? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे क्या लिखा है कि वे ध्वनियां
जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन ध्वनियों को स्वर कहा जाता है या उन वर्णों को स्वर कहा जाता है। ठीक है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन जो यहाँ निकल कर आई वो क्या निकल कर आई, जरा देखेंगे। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। देखिए बात वही कही जा रही है, परंतु क्या है, शब्दों में बदलाव है, और शब्दों में बदलाव होने के कारण ही कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमसे क्या पूछ लिया गया। ठीक है, तो बहुत धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखना है और कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको स्वर से लेके। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर हमारे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं कोशिश करूंगी मैं आपके लिए लाइव सेशन प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखेंगे फटाफट से। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन ध्वनियों अर्थात उन वर्णों को भी क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। बाकी एक और डेफिनेशन देखेंगे, देखिए जो दी गई है यहाँ पे, क्या दी गई है, वे ध्वनियां जो स्वयं ही उच्चारण के लिए क्या हैं, जो स्वयं ही उच्चारण के लिए सुशोभित हैं, समर्थ हैं या सक्षम हैं। वे ध्वनियां जो स्वयं ही उच्चारित होने के लिए क्या हैं, सज्ज हैं, सुशोभित है, सक्षम है और समर्थ हैं, उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, उन ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। तो डेफिनेटली कोई डेफिनेशन बाकी नहीं रहेगी जो आपसे पूछी जा सकती है, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, एक और देख लेंगे जो दूसरा सूत्र हमें बताता है, और वो हमें क्या बताता है, जरा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जो ध्वनि विशेष, ये जो वे विशेष ध्वनियां जो स्वतः ही उच्चारित किए जाते हैं, जो स्वतः ही उच्चारित हो सके, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो सारी डेफिनेशन क्लियर है। आई होप कि आखिर स्वर क्या होता है। तो बहुत ही अगर सरल भाषा में बात की जाए स्वर को याद रखने के लिए, स्वर क्या है, स्वर वे ध्वनियां हैं जो उच्चारण के लिए क्या है, स्वयं ही सक्षम है, स्वयं ही समर्थ है, जिन्हें अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या जिन्हें किसी सहायता नहीं लेनी पड़ती या किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन ध्वनियों को या उन वर्णों को स्वर कहा जाता है। डेफिनेटली डेफिनेशन क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे स्वरों के ऊपर, जितने भी पॉइंट हमारे बनते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमेशा ध्यान रखना स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है, स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। और वो कौन कौन से, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वरों की जो मुख्य संख्या है वो कितनी है, 9 है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना, जब तक आपसे केवल ये प्रश्न पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है, तो वहां उत्तर करना है 9, और 9 जब ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तब हमें वहां क्या भी लगाना होता है, 13। अभी 9 और 13 कैसे होता है, वो सारी बातें मैंने आपसे माहेश्वर सूत्र में की है, तो आप वहां जाके इसको देखेंगे। चलिए, तो स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की मूल संख्या 9 है। और वो कौन कौन से स्वर हैं, तो पहले देखेंगे आ, ई, उ, री, लिरा, ए, ओ, आई और औ। ये 9 क्या है, ये 9 स्वर हैं। और संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। ठीक है, सभी स्वर, अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ से हमारा अगला पॉइंट क्या बनता है, जहां से हमारे प्रश्न बनने की संभावना है। सभी स्वर अच प्रत्याहार में आते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि संपूर्ण स्वरों को बताने वाला प्रत्याहार कौन सा है, तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि संपूर्ण स्वरों को बताने वाला जो प्रत्याहार है वो कौन सा है, अच है। क्योंकि स्वर हमारे कहाँ से आते हैं, स्वर हमारे पहले सूत्र के आ से शुरू होते हैं, और जो चौथा सूत्र है हमारा वहाँ के कहाँ तक जाते हैं, चा तक जाते हैं, आई, आओ, चा तक। तो इसलिए जो हमारा प्रत्याहार बनता है वो क्या बनता है, अच प्रत्याहार बनता है। ठीक है, तो संपूर्ण स्वरों को बताने वाला जो प्रत्याहार है वो कौन सा है, अच है। और इसीलिए स्वरों को क्या कहा जाता है, इसीलिए स्वरों को अच कहा जाता है, क्योंकि वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है सबको कि क्या डेफिनेशन है, स्वर को बताने वाले सूत्र क्या क्या हैं। पहला सूत्र था स्वयं राजन्ते इति स्वरः। दूसरा सूत्र हमने क्या लिखा, स्वरियन्ते स्वतः उच्चार्यन्ते या ध्वनि विशेषा इति स्वरः। ठीक है, दोनों सूत्र कैसे परिभाषित कर रहे हैं, दोनों सूत्र जो हैं वो आपके स्वर को परिभाषित कर रहे हैं। बाकी क्या क्या डेफिनेशन निकल सकती है, बाकी क्या क्या की पॉइंट्स है, वो सारी बात हमने कर ली। स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है। 9 ऑप्शन में नहीं होने पर कितना लगाना है, 13 लगाना है। बाकी स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, स्वर अच प्रत्याहार में आती हैं। संपूर्ण स्वरों को बताने वाला प्रत्याहार कौन सा है, तो प्रत्याहार है अच, और इसीलिए स्वरों को भी क्या कहा जाता है, अच। इतनी सारी बात सबको क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे स्वरों के भेद या स्वरों के प्रकार, किस किस आधार पर स्वर के क्या क्या भेद बताए गए हैं, क्या क्या प्रकार बताए गए हैं।
डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप किसी भी स्टेट का टैट दे रहे हो या फिर आप सुपर टैट की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम आप दे रहे हो और वहां पे अगर आप संस्कृत विषय को सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वहां से आपका प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण या फिर स्वरों के आप भेद भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वरों के क्या है संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण में कई आधारों पर क्या है विभाजन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग आधार की बात करेंगे। तो पहला विभाजन की मैं आपसे बात कर रही हूं, जो पहला तरीका है हम लोग कर रहे हैं माहेश्वर सूत्र के आधार पर, माहेश्वर सूत्र के आधार पर, माहेश्वर सूत्र के आधार पर स्वरों के भेद। अगर अब कोई पूछे आपसे कि माहेश्वर सूत्र के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं तो तुरंत ध्यान रखना माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वरों के 2 भेद बताए गए। या तो आ सकता है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कितने भेद बताए गए 2, या फिर यही क्या भी लिखा आ सकता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं या फिर माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कितने भेद हैं, तो आपको आंसर कितना करना है, आपको आंसर करना है 2। ठीक है, कौन कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। अब वो 2 भेद कौन कौन से हैं जरा समझेंगे इसके आधार पर। जो पहला भेद है उसे कहा जाता है मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरे को कहा जाता है यौगिक स्वर। ठीक है, यौगिक स्वर। पहला क्या है मूल स्वर है और दूसरा क्या है यौगिक स्वर है। इसकी संख्या कितनी बताई मूल स्वर की, मूल स्वर की संख्या बताई गई 5 और यौगिक स्वरों की संख्या बताई गई 4। कितनी बताई गई 4। ध्यान रखना एक एक बात की, अभी हम किस आधार पर बात कर रहे हैं, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वरों के भेद या फिर उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं, 2 भेद हैं। पहला भेद क्या है, पहला भेद है मूल स्वर और दूसरा क्या है यौगिक स्वर। ठीक है, मूल स्वर का अन्य नाम क्या है, देखिए इसे आप क्या क्या और कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं मूल स्वर या फिर आप कह सकते हैं प्राकृतिक स्वर, प्राकृतिक स्वर। ठीक है, और इसे हम लोग क्या क्या कह सकते हैं यौगिक स्वर को, इसे हम लोग कह सकते हैं मिश्रित स्वर, मिश्रित स्वर, इसे हम लोग कह सकते हैं संध्या स्वर, संध्या स्वर। ठीक है, यौगिक स्वर, मिश्रित स्वर, संध्या स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर। ठीक है, ये सारे इसी के नाम है, आपसे कैसे भी पूछ लिया जाए यौगिक स्वर कह दीजिए, संयुक्त स्वर कह दीजिए, मिश्रित स्वर कह दीजिए या संध्या स्वर कह दीजिए। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। ठीक है, बाकी यहाँ ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मूल स्वर या फिर कहते हैं प्राकृतिक स्वर या फिर क्या भी कह देते हैं, इसको वैसे और भी नाम है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो इनकी संख्या कितनी है 5 है और इनकी संख्या कितनी है 4 है। ये संख्या 5 कौन कौन सी है तो देख लेंगे वो कौन कौन से हैं, आ, ई, ओ, री और लिरा। 1 2 3 4 5 ये हो गए आपके कौन से मूल स्वर। और यहाँ आपके क्या क्या आएंगे, यहाँ आपके आएंगे ए, ओ, आई और औ। ठीक है, दूसरी बात क्यों यहाँ केवल 2 भेद आए और क्यों हमने इनमें ये लिखे, तो थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे हमने यहाँ लिखा हुआ है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वरों के भेद। अर्थात माहेश्वर सूत्र में जब हमने पढ़े थे तो हमने पढ़े थे जो हमारे कुल जो हमें स्वर बताए गए हैं वो कितने बताए हैं, कुल स्वर 9 थे माहेश्वर सूत्रों में, 9 के अलावा तो कोई और स्वर था नहीं। जब अब इन 9 को हमने क्या किया, 2 भागों में विभाजित किया गया, तो एक तो हो गए 5 हो गए मूल स्वर और दूसरे क्या हो गए संयुक्त स्वर या यौगिक स्वर। तो इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों में कुल 9 स्वर थे। अब 9 स्वरों को क्या किया, 2 भागों में विभाजित किया उनकी विशेषता के आधार पर। पहले हो गए मूल स्वर और दूसरे हो गए यौगिक स्वर। मूल स्वर क्यों कहा इन्हें,
क्योंकि मूल स्वर की परिभाषा क्या है? मूल स्वर की परिभाषा ये है कि वे वर्ण जिन्हें उनके मूल रूप में ही क्या किया जाता है, उच्चारित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, बाकी यौगिक स्वर की डेफिनेशन क्या हो जाती है? वे वर्ण या वे स्वर वर्ण जो किसी न किसी स्वर वर्ण के योग से ही बने हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें यौगिक स्वर कहा जाता है। नाम ही है यौगिक, मतलब उनमें क्या हुआ? योग हुआ। अब किसका योग हुआ? स्वर में स्वर वर्ण का ही योग हुआ। तो जब एक से अधिक वर्णों के योग से जिन वर्णों का क्या हुआ, जिन वर्णों को उच्चारित किया गया, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें स्वर वर्ण, उन्हें यौगिक वर्ण कहा गया। इसीलिए यौगिक के आधार पर हम उन्हें क्या कह सकते हैं? संयुक्त, क्योंकि संयुक्त का मतलब भी क्या है? कहीं ना कहीं क्या करना? संयोग करना। और संयोग के लिए कम से कम क्या है? एक से अधिक वर्ण की आवश्यकता हुई, या फिर हम उसे मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं, या फिर हम उसे संदेह स्वर भी कह सकते हैं। ध्यान रखना किसकी बात हो रही है? स्वरों की बात हो रही है। ठीक है, मूल संख्या कितनी है? संख्याएं 4। कौन कौन से हैं? ए, ओ, ऐ, औ। क्लियर है? तो ये सारी बातें क्लियर है कि अगर पूछा जाए माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर के, बहुत ध्यान से देखना आखिर पूछा क्या जा रहा है। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 2 भेद बताने हैं। या फिर पूछ लिया जाए उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं, तो 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और यौगिक स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5। यौगिक स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? ए, ओ, ऐ, औ। और 5 कौन कौन से वाले हैं? आ, ई, उ, री, लिरा। क्लियर है इतनी बात? और मूल स्वर को क्या भी कह दिया जाता है? मूल स्वर को प्राकृतिक स्वर भी कह दिया जाता है, और यौगिक स्वर को संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर, संध्या स्वर, किसी भी नाम से जाना जा सकता है। इतनी बात क्लियर है? तो ये हमारा पहला आधार हो गया स्वरों के वर्गीकरण में, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर या फिर उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे फटाफट से इसके आगे क्या दिया गया है। ये तो पहला हो गया, अब दूसरा देखेंगे। ठीक है, दूसरा सबसे विशेष है और आपने सुने भी होंगे, अभी मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने पढ़े होंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, लेकिन वो हैं किस आधार पर, थोड़ा बारीकी के साथ समझेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा आधार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्वर के भेद। अब स्वर के भेद किस किस आधार पर पढ़ने वाले हैं, जरा वो समझेंगे। एक तो पढ़ने वाले हैं उच्चारण में लगने वाले समय या काल के आधार पर। पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? मुख्यतः उच्चारण के आधार पर या फिर मुख्य रूप से या फिर आप कह सकते हैं सामान्यतः स्वरों के भेद। आपसे देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो लिखा हुआ आ सकता है उच्चारण में लगने वाले समय या काल के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है मुख्यतः उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि मुख्य रूप से या सामान्यतः स्वरों के कितने भेद हैं। कुछ भी प्रश्न आ सकता है, और इन सभी के आधार पर जो आपको बताना है वो कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? स्वरों के 3 भेद हैं। सबसे मुख्य वाला यही है। ठीक है, कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब कौन कौन से भेद हैं जरा वो देखेंगे। जो 3 भेद हैं यही समझेंगे, वो 3 भेद कौन कौन से हैं। पहला है देखिए ह्रस्व स्वर। पहले हैं ह्रस्व स्वर। पहला भेद क्या है? ह्रस्व स्वर। दूसरा भेद क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और अगला भेद क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ठीक है, तीनों भेद क्लियर हो गए। ये है तीसरा, और ये है दूसरा, और ये है पहला। ठीक है, तो अगर पूछा जाए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो हैं आपके 3 भेद। या फिर पूछा जाए मुख्य रूप से उच्चारण के आधार पर, या केवल इतना ही पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, तो भी आंसर कितना करना है? 3 करना है। और फिर पूछा जाए आपसे सामान्यतः या मुख्यतः स्वरों के भेद, तो भी आंसर कितना करना है?
3 करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना किस किस आधार पर कितने भेद बताने हैं, ठीक है। अब जब इन आधारों पर स्वरों के भेद पूछे जाएं तो फिर कौन कौन से भेद हो जाती हैं, तो फिर हो जाती हैं आपका पहला भेद हो जाता है ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाता है आपका दीर्घ स्वर और फिर हो जाता है आपका प्लुत स्वर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पहले इनकी मैं आपको एक एक बारी परिभाषा बता दूं, आखिर इनकी परिभाषा क्या है, फिर आगे देखेंगे हम लोग। कि सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है आपके जो ह्रस्व स्वर हैं वो कौन कौन से हैं या उनकी क्या परिभाषा होती है, ठीक है। तो पहले परिभाषा जानेंगे सबकी। ह्रस्व स्वर क्या होता है जरा समझेंगे। देखिए ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। ह्रस्व का मतलब क्या है, कम, ठीक है, बहुत कम, बहुत कम, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, क्या लगता है, सबसे कम समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, ठीक है। क्या लगता है, सबसे कम समय उच्चारण में क्या लगे, कम समय, ठीक है, कम समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ का मतलब क्या है, ज्यादा, और किससे ज्यादा, जब क्या लगे उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा जब समय लगता है, ठीक है, ह्रस्व से ज्यादा, ह्रस्व से ज्यादा या फिर आप कह सकते हैं 2 गुना। जब ह्रस्व से ज्यादा समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है या 2 गुना समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिनमें 3 गुना, जिनके उच्चारण में आप ऐसे समझो दीर्घ से ज्यादा, दीर्घ से ज्यादा, या फिर आप क्या कह सकते हैं 3 गुना, ठीक है, 3 गुना, ठीक है। तो क्या क्या डेफिनेशन निकल के आई सबकी परिभाषा की। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा या 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से ज्यादा अर्थात 3 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है। डेफिनेशन के बाद आती है इनकी संख्या की। तो ह्रस्व स्वर की संख्या भी कितनी मानी गई है, संख्या मानी गई है इनकी 5, ठीक है। कौन कौन से 5 हैं, आ, ई, उ, री और लेरा, ठीक है। गिन लेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 ही अभी इससे पहले हमने पढ़ा था। तो इन्हीं 5 को हम लोगों ने मूल और प्राकृतिक स्वर कहा था और इन्हीं को हमने ह्रस्व स्वर कहा था। और इसीलिए इनको क्या भी कह दिया जाता है, इनको लघु स्वर भी कह दिया जाता है। क्या भी कह देते हैं, लघु स्वर। लघु का मतलब भी क्या है, छोटे से है, ठीक है, लघु स्वर। तो चाहे ह्रस्व स्वर कह दीजिए या लघु स्वर कह दीजिए, संख्या पूछी जाए तो कितनी बता देना, 5 बता देना। और पूछा जाए कौन कौन से हैं तो बता देना आ, ई, उ, री, लेरा, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है, दूसरा नाम क्लियर है, संख्या क्लियर है और कौन कौन से हैं वो क्लियर है। आगे बढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या आती है, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर में क्या है, दीर्घ स्वर में आपके 2 प्रकार के स्वर आ गए। एक तो वो जो पहले से ही माहेश्वर सूत्रों में मौजूद हैं, दोनों प्रकार की और दोनों प्रकार के ओ। लेकिन कुछ दीर्घ स्वर किससे बने, कुछ दीर्घ स्वर आपके ह्रस्व स्वरों से बने, ठीक है। अब वो कौन कौन से थे जरा यहाँ देखेंगे। जो आपके दीर्घ स्वर हैं, छोटे आ से जो निकल कर आया, क्योंकि जब हमने ह्रस्व को ही क्या किया, 2 गुने समय तक उच्चारित किया तो वे अपने किस में बदल गए, वे अपने दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गए। यानी कि आपसे पूछा जाए कौन कौन से, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और आपका री रे, ठीक है। री से क्या बना, री रे। और कौन कौन से हैं, ए, ओ, आई और औ। इनको सबको क्या कहा जाता है, जब अगर हम लोग पढ़ रहे हो उच्चारण में लगने वाले समय या काल के आधार पर स्वरों के भेद, तो 3 भेद होते हैं और दीर्घ के अंदर ही ये सारे आपके आते हैं, ठीक है। दीर्घा, दीर्घी, दीर्घ ऊ और दीर्घरी, और दोनों प्रकार की ये और दोनों प्रकार के ओ, सब किस में आएंगे, सारे के सारे आपके दीर्घ स्वरों में आएंगे, ठीक है। आप लोग चाहे तो आराम से देख सकते हैं। और बाकी फिर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, जब हम ह्रस्व या दीर्घ स्वरों को ही क्या करते हैं, 3 गुने समय तक उच्चारित करते हैं तो ये अपने किस में बदल जाते हैं, प्लुत स्वर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जब भी किसी स्वर को हमने क्या किया,
उसके पीछे हमने ऐसे 3 का चिन्ह लगा दिया, या कभी कभी इस प्रकार से भी लगा हुआ आ सकता है। तो आप तुरंत समझ जाना कि अब ये जो आ है वो आ कैसा हो गया, वो आ प्लुत हो गया। अर्थात हमें इसका उच्चारण कैसे करना है, 3 गुना समय तक करना है, ठीक है। 3 मात्रा तक हमें इसका क्या करना है, उच्चारण करना है। अर्थात कोई भी स्वर आपका प्लुत स्वर हो सकता है जब हम उसे क्या करें, जब हम उसे 3 गुना समय तक उच्चारित करें, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कौन से स्वर ह्रस्व हैं, कौन से स्वर दीर्घ हैं, कौन से स्वर प्लुत हैं, सारी बातें हमने यहाँ की है। थोड़ा सा दीर्घ स्वर को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दीर्घ स्वर में आपके देखेंगे, अब दीर्घ स्वर में कुछ आप थोड़ी सी विशेषताएं हैं जो यहाँ मैं आपको समझाऊंगी, जहाँ से आपका ऑलरेडी प्रश्न बन चुका है, ठीक है। क्योंकि आप ये दीर्घ को थोड़ा बहुत अच्छे से देख लेंगे। जो इनमें भी देखिए थोड़े, ये क्या है, ये आपके मूल दीर्घ हैं, ठीक है। ये क्या है, मूल दीर्घ, मूल दीर्घ कह दीजिए या फिर शुद्ध दीर्घ कह दीजिए, ठीक है, शुद्ध दीर्घ। अब मूल दीर्घ और शुद्ध दीर्घ का मतलब क्या है वो अभी मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि आपने ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री इससे पहले कहीं नहीं पढ़े, केवल आपने ये कहाँ पढ़े हैं, दीर्घ स्वरों में पढ़े हैं। तो ये शुद्ध दीर्घ कहलाते हैं, बिल्कुल क्या कहलाते हैं, शुद्ध दीर्घ। लेकिन अब आप थोड़े से नीचे वाले स्वरों को देखो, दोनों प्रकार की और दोनों प्रकार की हो। अभी आप इनको पढ़ चुके थे, अभी आपने इनको कहाँ पढ़ा था, अभी आपने इनको मिश्रित स्वर में पढ़ा था, इससे जब हमने पहले वाला वर्गीकरण पढ़ा था। तो ये क्या है, जो ये नीचे के 4 हैं, ये नीचे के 4 क्या हैं, ये मिश्रित और दीर्घ दोनों हैं। क्या है, मिश्रित के साथ साथ ही क्या है, दीर्घ हैं, ठीक है। तो जब भी शुद्ध दीर्घ पूछे जाए तो बताना ये ऊपर वाले 4, और जब मिश्रित और दीर्घ दोनों की ही विशेषता रखते हो तो बताना ये नीचे वाले 4। जब शुद्ध दीर्घ पूछे जाए तो बताना ये ऊपर वाले 4, ठीक है। तो डेफिनेटली क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप लोग सुपर टेट या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी जो आगे का पोर्शन है वो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। अभी एक प्रकार और रह गया है स्वरों के वर्गीकरण का, वो मैं आपको कल करवाऊंगी। सो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो वो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पारस क्लासेस पर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।